नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये क्लास हमारी हर रोज होती है जिसमें हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करते हैं। तो प्लीज़ सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हमारे साथियों की संख्या बढ़ जाए और हम आज की क्लास को शुरू कर सकें। साथियों, जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, आधुनिक युग का कबीर किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, विद्यापति या मैथिली शरण गुप्त। तो साथियों, इसका सही आंसर बताइए। आधुनिक युग का कबीर किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। नागार्जुन को आधुनिक युग का कबीर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है? आपको बताना है कि रामचंद्र शुक्ल ने पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है। आपके पास ऑप्शन है परीक्षा गुरु, भाग्यवती, सो अजान एक सुजान, श्यामा स्वप्न। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? और साथ में आप लोगों ने उसके रचनाकार और रचना काल भी बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। रामचंद्र शुक्ल ने पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना है और इसके रचनाकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास। और इसका रचनाकाल है 1882 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, इश्क नाम के रचनाकार हैं। इश्क नामा के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है आलम, घनानंद, बोधा या केशवदास। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि इश्क नामा एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। इश्क नामा के रचनाकार बोधा है। हमारा अगला प्रश्न है, गारसा द तासी ने इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदोई एंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? आपको बताना है जो गारसा द तासी का ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदोई एंदुस्तानी, इस ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई है? आपके पास ऑप्शन है फ्रेंच, अंग्रेजी, हिंदी या अरबी। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसकी भाषा बतानी है आपको कि किस भाषा में यह रचना की गई है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। यह फ्रेंच भाषा में की गई रचना है और इसमें लगभग 738 कवियों का उल्लेख मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? आपके पास ये रचना दी गई है उपदेश रसायन, इसके रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है जिनदत्त सूरी, जिनधर्म सूरी, धनपाल या शालिभद्र सूरी। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? उपदेश रसायन के रचनाकार का नाम बताना है आपको और साथ में इसका रचना काल भी बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? तो जिनदत्त सूरी और इसका रचनाकाल है 1134 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, रीतिमुक्त कवि कौन है? आपको बताना है कि इनमें से रीतिमुक्त कवि कौन है। आपके पास ऑप्शन है केशवदास, भिखारीदास, घनानंद या चिंतामणि। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? रीतिमुक्त कवि कौन है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सॉरी, बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। रीतिमुक्त कवि घनानंद जी हैं। बाकी ये सारे कवि किस धारा के कवि माने जाते हैं? रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं। केशवदास, भिखारीदास और चिंतामणि रीतिबद्ध कवि हैं जबकि घनानंद रीतिमुक्त कवि हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
निम्न में से डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी रचना डॉक्टर नगेंद्र की है। आपके पास ऑप्शन है गोरी नजरों में हम, हंसती निर्जर दहकती भट्टी, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, या अपोलो का रथ। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर नगेंद्र की रचना का नाम बताना है आपको। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक की रचना जो है वो डॉक्टर नगेंद्र की है और इसका रचना काल 1968 ईस्वी है। अब हम बात करते हैं कि गोरी नजरों में हम, यह किसकी रचना है? बताइए गोरी नजरों में हम, इसके रचनाकार का नाम क्या है? तो यह रचना है प्रभाकर माचवे की 1964 ईस्वी की। हंसती निर्जर दहकती भट्टी, इसके रचनाकार कौन है? हंसती निर्जर दहकती भट्टी के रचनाकार का नाम क्या है? विष्णु प्रभाकर। ठीक है, और 1966 ईस्वी इसका रचना काल है। अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा की रचना है 1975 ईस्वी की। अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा की रचना 1975 ईस्वी की है। हमारा अगला प्रश्न है कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है? आपको बताना है कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है। आपके पास ऑप्शन है ठाकुर, घनानंद, केशव या अज्ञे। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। और कई बार प्रश्न आता है कि कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है। दोनों के आंसर बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अब आप लोगों ने बताना है कि कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है। बिल्कुल सही। कठिन गद्य का प्रेत अज्ञे जी को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है आपको बताना है कि अंतस्थ वर्ण कौन से हैं। आपके पास ऑप्शन है अंग अह, य, र, ल, व, श, स, ह या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। य, र, ल, व अंतस्थ वर्ण है। अब हम बात करते हैं कि अंग अह इसको क्या कहा जाता है? आयोगवाह। श, स, ह यह है ऊष्म व्यंजन। हमारा अगला प्रश्न है अपभ्रंश में कुल कितने स्वर हैं? आपको बताना है कि अपभ्रंश में कुल कितने स्वर हैं। आपके पास ऑप्शन है 8, 10, 12 या 9। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? अपभ्रंश में कुल कितने स्वर हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। अपभ्रंश में कुल 8 स्वर हैं। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी रचना नंददास की नहीं है। आपके पास ऑप्शन है अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रहस्य मंजरी या प्रेम बाराखड़ी। तो साथियों उसका सही आंसर क्या होगा? बताइए कौन सी रचना नंददास की नहीं है। अगर यह रचना नंददास की नहीं है तो किसकी है, साथ में ये भी बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। रहस्य मंजरी जो है वो नंददास की रचना नहीं है। यह किसकी रचना है? ध्रुवदास की। हमारा अगला प्रश्न है इश्क चमन के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि इश्क चमन के रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है ध्रुवदास, रसखान, नागरीदास या घनानंद। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? अभी हमने ऊपर पढ़ा था इश्कनामा, अब और ये एक रचना है इश्क चमन। इश्कनामा किसकी रचना थी? बोधा की। और इश्क चमन के रचनाकार बताना है अब आपको।
बताइए इश्क चमन के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। इश्क चमन के रचनाकार नागरीदास हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि इनमें से चतुर्सेन शास्त्री का निबंध है। चतुर्सेन शास्त्री का निबंध कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है अंतस्थल, अंगद का पाँव, जीप पर सवार इलिया या चीड़ों पर चांदनी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? चतुर्सेन शास्त्री के निबंध का नाम बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। अंतस्थल जो है वो चतुर्सेन शास्त्री का निबंध है 1921 ईस्वी का। अंगद का पाँव यह किसका निबंध है? पिछली क्लास में ही हमने चर्चा की थी। बताइए। अंगद का पाँव बिल्कुल सही। यह है श्रीलाल शुक्ल का 1958 ईस्वी का अंगद का पाँव श्रीलाल शुक्ल का। और जीप पर सवार इलिया, इसके रचनाकार कौन है? जीप पर सवार इलिया शरद जोशी की रचना है 1971 ईस्वी के। चीड़ों पर चांदनी, यह तो बार बार परीक्षा में पूछी ही जाती है रचना। बताइए चीड़ों पर चांदनी कौन है इसके रचनाकार? निर्मल वर्मा। चीड़ों पर चांदनी के रचनाकार निर्मल वर्मा है और इसका रचनाकाल 1964 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का सेतु किसे माना जाता है। प्रश्न एक बार रिपीट, प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का सेतु किसे माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अज्ञे या गजानन माधव मुक्तिबोध। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का सेतु किसे माना जाता है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। गजानन माधव मुक्तिबोध को प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का सेतु माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आलाखंड नाम से रासो काव्य प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि इनमें से आलाखंड नाम से कौन सा रासो काव्य प्रसिद्ध है। आपके पास ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो या हमीर रासो। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? आलाखंड नाम से कौन सा रासो काव्य प्रसिद्ध है और साथ में उसके रचनाकार का नाम भी बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। आलाखंड नाम से जो है वो परमाल रासो काव्य प्रसिद्ध है और इसके रचनाकार कौन है? तो जगनिक की यह रचना है और 12वीं सदी की है। हमारा अगला प्रश्न है, नागरी नीरद पत्रिका प्रेमघन की है। ठीक है, एक प्रश्न तो हमारा ये क्लियर हो जाता है कि नागरी नीरद पत्रिका जो है इसके संपादक कौन है? तो प्रेमघन है। अब आपको बताना है कि यह एक कैसी पत्रिका है, मासिक है, त्रैमासिक है या साप्ताहिक है या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? नागरी नीरद पत्रिका मासिक, त्रैमासिक, साप्ताहिक या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? और साथ में इसका प्रकाशन वर्ष भी बताइए, कब प्रकाशित हुई थी और कहाँ से हुई थी। बिल्कुल सही। नागरी नीरद पत्रिका जो कि प्रेमघन की है, यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी और यह 1893 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कहाँ से? मिर्जापुर से। कहाँ से प्रकाशित हुई थी? मिर्जापुर से। हमारा अगला प्रश्न है, मछलीघर काव्य संग्रह के संपादक हैं। आपको बताना है कि मछलीघर काव्य संग्रह के संपादक कौन है। आपके पास ऑप्शन है विजय देव नारायण शाही, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या गिरिजा कुमार माथुर। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? मछलीघर काव्य संग्रह के संपादक कौन है?
बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। मछलीघर काव्य संग्रह के संपादक विजय देवनारायण शाही है और इसका रचनाकाल क्या है, 1966 ईस्वी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 343 या अनुच्छेद 344। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है 14 सितंबर, 21 फरवरी, 10 अक्टूबर या 10 जनवरी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब आप लोगों ने बताना है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल सही। हिंदी दिवस 14 सितंबर को और मातृ दिवस 21 फरवरी को। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। आपको बताना है कि हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शन है कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास गोस्वामी, किशोरीदास वाजपेयी या नंदुलारे वाजपेयी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरीदास वाजपेयी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, इबन बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई थोड़ी कान में। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है, बताइए। ये पंक्तियां दी गई है आपके पास, इनके रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है नागार्जुन, त्रिलोचन, शमशेर बहादुर सिंह या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये आपके पास पंक्तियां दी गई है, इबन बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई थोड़ी कान में। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। यह पंक्तियां जो है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। हमारा अगला प्रश्न है, आपको बताना है दोहा कोश के रचयिता हैं। दोहा कोश के रचयिता का नाम बताना है। दोहा कोश के रचयिता कौन है। आपके पास ऑप्शन है लुएपा, सरहप्पा, जायसी या कबीरदास। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। और साथियों प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। बताइए दोहा कोश के रचयिता कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। दोहा कोश सरहप्पा की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है। आपको बताना है कि चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है। आपके पास ऑप्शन है हबीब तनवीर, मुद्रा राक्षस, नागबोडस या बलराज पंडित। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। चरणदास चोर हबीब तनवीर की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है,
प्रगतिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। आपको बताना है कि प्रगतिवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। आपके पास ऑप्शन है मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, नंदुलारे वाजपेयी या सुमित्रा नंदन पंत। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? प्रगतिवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। प्रगतिवाद के प्रवर्तक सुमित्रानंदन पंत जी हैं। सुमित्रानंदन पंत जी माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना श्रीराम शर्मा की नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी रचना श्रीराम शर्मा की नहीं है। आपके पास ऑप्शन है बोलती प्रतिमा, प्राणों का सौदा, वे जीते कैसे हैं, गेहूं और गुलाब। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी रचना श्रीराम शर्मा की नहीं है? साथ में ये भी बताना है कि फिर वह किसकी रचना है। बताइए, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। गेहूं और गुलाब जो रचना है वो श्रीराम शर्मा की नहीं है। किसकी है ये? रामवृक्ष बेनीपुरी की है। अब हम बात करते हैं कि बोलती प्रतिमा का रचनाकाल क्या है। 1937 ईस्वी। क्योंकि कई बार प्रश्न बनता है कि श्रीराम शर्मा की रचनाओं का सही क्रम बताइए, तो इसीलिए हमें रचनाकाल का पता होना जरूरी है। बोलती प्रतिमा का रचनाकाल क्या है? 1937। प्राणों का सौदा 1939 ईस्वी की रचना है। वे जीते कैसे हैं, इसका रचनाकाल क्या है? 1957 ईस्वी। ठीक है, तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। प्लीज़ सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये प्रश्न कैसे लगते हैं। आप इससे इसी तरह के प्रश्न चाहते हैं या कुछ इसमें बदलाव करना चाहते हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।